हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आज से मैं एक न्यू कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ स्पेशली फॉर द इग्नू स्टूडेंट्स जो बीएड फर्स्ट ईयर में है। क्योंकि आप सबको पता है कि आप सबके एग्ज़ाम्स जो बीएड फर्स्ट ईयर के हैं ना, वो 11th Feb से स्टार्ट हो रही है। तो अभी जो कोर्स मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है BES 142 पेडागोगी ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए करते हैं चैप्टर 1 स्टार्ट। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो सोशल साइंसेस नेचर कंटेक्स्ट एंड कंसर्न्स फर्स्ट यूनिट ये है। तो इसके बारे में ही आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक्स आप लोग देख सकते हो सोशल साइंस की जो यूनिट 1 है इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड डिफरेंट टॉपिक्स है। चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे एक एक यूनिट को, जो आपकी एग्जाम टाइम पर ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये यूनिट। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अगर सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस जो बेसिकली डील करती है ना, वो डील करती है दो एस्पेक्ट के साथ। कौन कौन से एस्पेक्ट के साथ? तो इसके अगर मैं बात करूँ तो एस्पेक्ट है भाई, एक तो आपका जो सोशल एस्पेक्ट है, ठीक, सोशल एस्पेक्ट है, और दूसरा कल्चरल एस्पेक्ट है। ह्यूमन लाइफ के ये दो जो एस्पेक्ट है बड़े, इनके साथ डील करती है सोशल साइंस। और सोशल साइंस एक ऐसा डिसिप्लिन है, चाहे वो आपकी प्राइमरी क्लासेस हो, अगर एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी पढ़ाते हैं तो इंटीग्रेटेड फॉर्म में उसके अंदर दो चीज़ें समाहित होती है। कौन कौन सी होती है भाई? एक तो सोशल साइंस आ जाता है हमारा, दूसरी चीज़ हमारी आ जाती है साइंस, जो जनरल साइंस है। ठीक है, तो उसी को करके पढ़ाते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल लेवल जो स्टार्टिंग होती है EVS से कह सकते हो आप, पर्यावरण अध्ययन की जो किताबें हैं 5वीं तक, और उसके बाद जो अलग अलग वे में इंडिपेंडेंटली जो साइंस है हायर एजुकेशन लेवल तक अक्रॉस द ग्लोब ये चीज़ सोशल साइंस पढ़ाई जाती है। और सोशल साइंस इम्पोर्टेंट किस लिए है? सोशल साइंस जो इम्पोर्टेंट है उससे क्या होता है, क्यों सोशल साइंस पढ़ाई जाती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ये देखिए कि अगर सोशल साइंस पढ़ाई जाती है तो उसका रीज़न है फॉर अचीविंग बोथ बेटर सोशल कोहेजन, सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो हमारा जो सोशल डेवलपमेंट है वो पर्टिकुलर हो, एकता की भावना आए और समाज में अच्छे से रहे, तो ये सब। मीनिंग एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस की अगर बात करूँ तो सोशल साइंस जो है एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है। ठीक, बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, और ह्यूमन बीइंग रिलेशन के साथ डील करती है कि जो मानव का जो रिलेशन है अपने सोशल बिहेवियर के साथ। ठीक है, इट डील्स विद ह्यूमन बींग्स इन रिलेशन टू देयर सोशल बिहेवियर। समाज में उनका कैसा व्यवहार है उसके बेसिस पर ह्यूमन बींग्स को जज करती है, उसके साथ डील करती है सोशल साइंस। सोशल साइंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, डिफरेंट कंसेप्ट आ जाते हैं, इश्यूज आ जाते हैं, कल्चर, ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल, प्लेसेस, इन्वायरमेंट, पावर एंड अथॉरिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, सिविक सेंसेस। अब ये जो कंसेप्ट है ना, ये हर एक चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। आपकी हिस्ट्री भी आ जाती है, आपके सिविक्स के अंदर आ जाता है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये बात कर रही हूँ मैं किसकी? सोशल साइंस की। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड जनरल साइंस। तो सोशल साइंस की यहाँ बात हुई है कि ये कल्चर, ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल, प्लेसेस, एनवायरमेंट, पावर एंड अथॉरिटी, इन सब के साथ डील करता है। लेकिन जब फिजिकल साइंस की हम बात करते हैं, फिजिकल साइंस को ना आप नॉर्मल साइंस समझ सकते हो, जिसके अंदर हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिकल साइंस के अंदर अगर हम देखें तो फिजिकल कॉन्सेप्ट्स जो कि स्टोन, मैटर, फोर्स, एरिया, डिस्टेंस, हीट एक्सेट्रा, ये चीज़ें आ जाती है। अब ये जो सोशल साइंस है ये ह्यूमन बींग के साथ डील करती है, ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, डिफरेंट सोसाइटी में, डिफरेंट प्लेस पे, डिफरेंट टाइम पे कैसा बिहेवियर है उनका समाज में, उस चीज़ के साथ डील करती है। सोशल साइंस की अगर बात करूँ तो ये भी एक किस्म की साइंस, इसको हम सोशल साइंस क्यों कहते हैं, सामाजिक विज्ञान क्यों कहते हैं? तो ये जो सामाजिक विज्ञान हम लोग कह रहे हैं ना भाई, तो इसके पीछे ये देखिए कि इसके अंदर क्या क्या समाहित है। तो इसके अंदर इंक्लूड करता है डिफरेंट डिसिप्लिन। अभी जो मैंने कहा कि इसके अंदर हिस्ट्री भी आ जाती है, ज्योग्राफी भी आ जाती है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, ये सब समाहित है सोशल साइंस के अंदर। सोशल साइंस का अपना एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है। एट द सेकेंडरी school and university level, different social sciences are taught to students as independent और डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन्स के बेसिस पर भी पढ़ाया जाता है, आप जो ऑनर्स वगैरह करते हो, और डिफरेंट अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है, BA प्रोग्राम हो गया, इस टाइप का कोर्स हो गया, तो उसमें भी आपको डिफरेंट डिसिप्लिन्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। सोशल साइंस जो है ना वो डिफरेंट है किससे? फिजिकल साइंस से। क्यों है?
किस वजह से है? क्योंकि इनके जो कंटेंट है दोनों का पढ़ाने का, या इनका जो मेथड ऑफ स्टडी है या एनालिसिस है, ये सब अलग है। अगर फिज़िकल साइंस की बात करूँ, अगर फिज़िकल साइंस में आप जो फिज़िक्स वाला जो मेन हमारा, ठीक है, साइंस में जो फिज़िक्स वाला जो हमारा वो है डिसिप्लिन, उसकी बात हो रही है, तो उसमें हम फिज़िकल मैटर्स मटेरियल्स लाइक मास, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, लाइट, डिस्टेंस, प्रेशर, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, केमिकल लाइफ, टिश्यू एक्सेट्रा, ये सारा हम बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक। सोशल साइंस की अगर बात करूँ तो इसमें पूरा हमारा जो SST वाला पार्ट है, कम्युनिटी, लिविंग स्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, कल्चरल ट्रेडिशन, ये सब इसके अंदर समाहित हो जाता है। आगे बात करते हैं कि भाई जो सोशल साइंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो सोशल साइंस आर बेसिकली कंसर्न विद ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव का जो रिलेशन है, या मानव का जो समाज में बिहेवियर है उसके साथ डील करता है, ठीक है। स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल सोशल साइंस। सोशल साइंस जो पढ़ाने का या सोशल साइंस का जो मेन उद्देश्य ही यही है कि जो ह्यूमन नेचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक, उसका है स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ये गोल है, मेन अल्टीमेट गोल है ऑल सोशल साइंस का, कि मानव समाज में जो ये मानव है इनका कैसा नेचर है, इस चीज़ का अध्ययन करना इस सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस के अंदर हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ पढ़ते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ कौन से हैं? इसके अंदर भाई आप पॉवर्टी, गरीबी, डेमोक्रेसी, ठीक है, इगैलिटेरियन सोसाइटी, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सब हम कॉम्प्लेक्स इश्यूज, सोशल इश्यूज़ पढ़ते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्ट इस वजह से क्योंकि भाई सबकी अपनी अपनी राय होती है इसमें, और लेस वेरीफाइबल होते हैं। जैसे हम साइंस में एक्सपेरिमेंट किया और प्रॉपर एक वेरीफाइबल हो गया, एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया और एक कंक्लूजन पर आ गए, और उस सिद्धांत को नहीं बदल सकते, ठीक है, वो सर्वमान्य हो जाता है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाता है। उस चीज़ की कमी है सोशल साइंस में, उस चीज़ की कमी है सोशल साइंस में। ये ज़्यादा लोगों के तर्कों से ये अफेक्ट होता है और लेस वेरीफाइबल होता है देन द इश्यूज ऑफ फिजिकल साइंस की अगर बात करूँ तो। ये डिफरेंस है इनमें, ठीक। थर्ड पॉइंट देख सकते हो कि भाई जो डिफरेंट हमारे सोशल साइंसेस है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, ये जो है एक बहुत ही बड़ा जो एरिया है, या कॉन्स्टिट्यूट एन एरिया और फील्ड ऑफ नॉलेज, ठीक है, हमारे जो ज्ञान का एक बहुत बड़ा एरिया इसके अंदर आता है। और ये जो एरिया है, एरिया और फील्ड ऑफ नॉलेज इज़ फंक्शनली डिफरेंट फ्रॉम अदर एरियाज और फील्ड्स ऑफ नॉलेज। ये एरिया एक अलग तरीके की हमें ज्ञान प्रदान करता है, जिसके अंदर मैंने बताया भी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। और अगर मैं बात करूँ डिफरेंट एरियाज, जो डिफरेंट हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लैंग्वेज, मैथ, साइंस से ये चीज़ें कहीं ना कहीं अलग होती है, क्योंकि इसमें समाज के बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सोशल साइंस हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट कंटेंट एरियाज एंड मेथोडोलॉजीज फॉर अप्रोचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, ठीक। डिस्टिंक्ट कंटेंट होता है, एरियाज अलग होते हैं, मेथोडोलॉजीज अलग होती है। अब इसमें अगर कुछ मेथड्स की बात करूँ, सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज इन सोशल साइंस, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के लिए जो हम कुछ कॉमन मेथड यूज़ करते हैं, उसके अंदर हिस्टोरिकल मेथड, थीमेटिक मेथड, पार्टिसिपेटरी मेथड, नॉन कोएर्सिव मेथड एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड है, हाफ एक्सपेरिमेंट यू कैन से इट, क्योंकि हम जो करते हैं एक्सपेरिमेंट वो बेसिकली जैसे पॉपुलेशन का हुआ तो सर्वे वगैरह कर लिया, ठीक है, तो एक तरीके से लेबोरेटरी वाले एक्सपेरिमेंट इसमें नहीं देखने को मिलते। लेकिन अगर जनरल अगर बात करें तो रिसर्चेज इसमें भी देखने को मिलती है, सर्वे इसमें भी होते हैं, तो इस वजह से इसको क्वासी एक्सपेरिमेंटल भी कहा गया है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कंसर्न क्या है, वैल्यू अटेनमेंट का, मूल्य लोगों के अंदर आए, ठीक है, मूल्य जो है ये लोग जाने, ठीक। वैल्यू अटेनमेंट इज इम्पोर्टेंट टेनेट ऑफ सोशल साइंस, देयरफॉर सोशल साइंटिस्ट बोदर्ड ऑलवेज फॉर गुडनेस और वैल्यू ऑफ समथिंग दैट दे अटेन और डील विद। तो जो सोशल साइंटिस्ट है वो हमेशा ये देखते हैं कि हम जो भी जिस भी चीज़ के साथ डील करें उसमें कुछ अच्छा हो, उसकी कुछ ना कुछ महत्व ज़रूर हो, और समाज के लिए भी वो चीज़ कहीं ना कहीं एक अच्छी निकल करके आए। सिक्स्थ पॉइंट स्क्रीन पर देख सकते हो कि सोशल साइंसेस जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है नेचर में,
क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी है नेचर में। मतलब कि अगर हम एक जो कंसेप्ट जो पढ़ रहे हैं वो एक ही डिसिप्लिन तक सीमित नहीं होता, बल्कि हम उसको पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड वे में, ठीक है। दूसरे सोशल साइंस के जो पर्सपेक्टिव है वो सब भी इसके अंदर आ जाते हैं। द रेदर द कंसेप्ट और द इशू में बी अंडरस्टूड टेकिंग इनटू अकाउंट द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंसेस, ठीक है। इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं, मतलब इंटीग्रेटेड मैनर में आप इसको भी ये भी कह सकते हो कि ये दूसरी चीज़ों से भी अफेक्ट करती है। मतलब ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं और भी चीज़ों के साथ डील करती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, सेवन्थ पॉइंट है सोशल साइंस फैसिलिटेट प्लूरलिटी इन थिंकिंग। हमारी जो थिंकिंग है ना वो एक ही तरफ नहीं जाती, हमारी जो है थिंकिंग वो बहुमुखी हो जाती है, आप कह सकते हो। और ये चीज़ फैसिलिटेट करता है सोशल साइंस, क्योंकि बहुत सारे, एक अगर कोज है, एक सिंगल इफ़ेक्ट है, एक सिंगल प्रभाव की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर एक सिंगल किसी चीज़ के रीज़न या कारक की बात करें तो उसके पीछे बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इस वजह से ये कहीं ना कहीं हमारे प्लूरलिटी थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करने का काम करती है। सोशल साइंस की बात करूँ तो इट एम एट मेकिंग अ सेंसिटिव, रिफ्लेक्टिव एंड इन्फॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एक संवेदनशील, रिफ्लेक्टिव, अपने विचारों को जो रिफ्लेक्ट करे, ठीक, जो भी सोच रहा है उसके बारे में पुण्य सोचे, उसके बारे में एक सही जजमेंट ले। तो ये चीज़ें भी सोशल साइंस का एम है लोगों के अंदर विकसित करना, ठीक है। और एक जागरूक मानव विकसित हो, ये चीज़ सोशल साइंस का उद्देश्य है। आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंटेक्स्ट एंड कंसर्न्स ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस के कंटेक्स्ट और कंसर्न की बात करते हैं अब। तो भाई मूव ऑन करते हैं आगे। कौन कौन से कंटेक्स्ट की बात की गई है? पहला है सोशियो कल्चरल कंसेप्ट, पहला है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो इंडियन सोसाइटी जो है हमारी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, आप लोगों को भी पता है। प्लूरलिस्टिक सोसाइटी का मतलब क्या हुआ? प्लूरलिस्टिक सोसाइटी का मतलब कहीं ना कहीं बेटा ये हुआ कि हमारे जो कंट्री में है ना, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग हमारे रिलीजन है, धर्म है, ये बता दिया, अलग अलग हमारे ट्रेडिशंस है, कल्चर अलग है, कस्टम अलग है, अलग अलग रीति रिवाज है, हमारी मान्यताएं अलग है। तो इसको ये कहते हैं कि इंडिया क्या है, एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है जिसमें विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अनेकता में एकता जो आप कहते हो ना, वही चीज़ इसके अंदर कह रही हूँ मैं एक तरीके से। तो ये जो डाइवर्सिटीज़ है ये एक तरीके से हमारे लिए वरदान है, ठीक है, वरदान है, क्योंकि हम अनेकता में एकता, मतलब कि अलग अलग हमारे रीति रिवाज, अलग अलग हमारी भाषाएं होते हुए भी हम एकजुटता से रहते हैं। लेकिन कहीं ना ये इनइक्वालिटीज़ भी लेकर के आती है, या डिस्क्रिमिनेशन भी आता है इसकी वजह से। तो ये जो मुद्दे हैं इनके बारे में देखते हैं कि ये जो कुछ इश्यूज़ है, जैसे हायरार्कीज ऑफ कास्ट एंड क्लास, कि भाई अगर ब्राह्मण है तो उसका बेटा ब्राह्मण ही रहेगा। ये जो जाति के, ठीक है, चार वर्गों में जो विभाजन हुआ है ना, जो आपका ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, और ये जो आपका आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये जो चार वर्गों में जो विभाजन हुआ है कि इसका बेटा है तो ये चीज़ करेगा, और पहले जो ये कर्म के अनुसार भी कि अगर वो ये काम करता है तो यही काम करता रहे, ठीक, तो उसको इसी तरीके से ट्रीट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इससे इनडिस्क्रिमिनेशन भी आए, ठीक है। अनइवन इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ। अनइवन इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन भी एक मुद्दा है कि कुछ लोग, एक तबके के सोसाइटी के लोग बहुत ज़्यादा अमीर है, एक तबके के लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, पोवर्टी भी है, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है। मेल्स को कहीं पर बहुत डोमिनेंट समझा जाता है कि मानव प्रधान देश है, या मानव प्रधान पुरुष प्रधान कहना चाहिए, मानव प्रधान नहीं, सॉरी, पुरुष प्रधान की बात होती है। महिलाएं अगर कोई चीज़ वही चीज़ करे तो उनको गलत समझा जाता है। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है। अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, पहले आपने देखा होगा कि वीमेंस को, या फिर जो
जो आपके SC ST है इन्होंने कितना क्रिटिसिज्म फेस किया है, या फिर ट्रांसजेंडर्स आपने देखे होंगे कि उनको एजुकेशन का राइट नहीं दिया जाता था। तो इस चीज़ों के बारे में बात हो रही है कि ये विभिन्न मुद्दे हैं, ठीक है, जो इनइक्वालिटीज़ भी है जिसकी वजह से, और डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, और भी मुद्दे हैं, रूरल अर्बन डिफरेंस, ठीक। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन है। इश्यूज ऑफ रीजनलिज्म, एथनिक डाइवर्सिटीज़ आर रैम्पेंट एवरीवेयर। द कंट्री हैज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ सोशो इकोनॉमिक डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। बहुत ही बड़ा एक तबका है जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जिसके अंदर हमारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक, और अदर बैकवर्ड क्लासेस जो OBC है, माइनॉरिटीज़ है, वीमेन है, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये जो जितने भी मुद्दे अभी मैंने गिनवाए हैं आप लोगों को, तो ये किसका काम है कि ये चीज़ हम सोशल साइंस की टीचिंग से इनको एड्रेस करें, लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाए कि ये चीज़ें गलत है। ये जो हमारे देश में या जो हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, इनको हमें नहीं देखना, इनसे आगे ऊपर उठना है, अपलिफ्टमेंट करना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एक्सेट्रा शुड गेट अप्रोप्रिएट प्लेस इन सोशल साइंस टीचिंग। जो हमारे संविधान के जो उद्देश्य है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का, सेक्युलरिज्म का, सोशलिज्म का, तो ये चीज़ भी, इनको भी जगह मिलनी चाहिए सोशल साइंस की टीचिंग में। भारत का एक रिच कल्चरल हेरिटेज है, सबको पता है। अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन डिफरेंट कल्चरल फील्ड्स लाइक लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, फिलोसफी, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एक्सेट्रा आर अनपैरेलल्ड टू मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारे जो भारत का जो कल्चरल हेरिटेज है ना, ठीक है, वो बहुत ही कई कंट्रीज़ की तुलना में बहुत ही हम समृद्ध है। अगर यहाँ का लिटरेचर देखें, आर्ट देखें, म्यूज़िक देखें, ऐसे ऐसे भव्य इमारतें हैं, ऐसे ऐसे भव्य मंदिर बनाए गए हैं, ऐसी आकृतियाँ बनाई गई है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर और हेरिटेज को, रिच कल्चर एंड हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। द अचीवमेंट्स रिलेटिंग टू ऑल दिस फील्ड्स आर रियली प्राइड फॉर द कंट्री। यही अचीवमेंट हमें एक गौरव महसूस कराती है। और सोशल साइंस शुड मेक द स्टूडेंट सेंसिटाइज्ड टुवर्ड्स आवर रिच कल्चर हेरिटेज। और हम जो है अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करें, इसकी तरफ हम संवेदनशील रहे। तो ये चीज़ भी सोशल साइंस का एक गोल है, ये कह सकते हो। हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन को जागरूक करना है, बच्चों को बताना है, उनको समझाना है कि भाई ये जो इमारतें गंदा करते हैं ये नहीं होना चाहिए, और अपना जो हमारा जो कल्चर है इसको हम प्रोटेक्ट करके रखें, ठीक है, ना कि सिर्फ वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ही मूव करें, ये चीज़ गलत है। सेकेंड पॉइंट है लर्नर कंटेक्स्ट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है लर्नर कंसेप्ट। सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट के अलावा जो दूसरा जो हमारा मेन मुद्दा आ जाता है वो आ जाता है लर्नर कंटेक्स्ट। मतलब कि इसको आप चाइल्ड सेंटर्ड भी कह सकते हो, कि बच्चों के अनुसार ही हमारा जो करिकुलम फ्रेम है वो होना चाहिए। और पेडागोगिक ट्रांजैक्शन मतलब क्लासरूम टीचिंग लर्निंग है ना, वो भी आप कह सकते हो कि वो भी बच्चों को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आप लोग बहुत पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी साइकोलॉजी में, ठीक है। तो ये ही चीज़ यहाँ पर एक तरीके से लागू होती है कि जो बालकों का कॉग्निटिव लेवल है, ठीक, इमोशनल स्टेट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमें करिकुलम को फ्रेम करना चाहिए और बच्चों तक ट्रांसैक्ट करना चाहिए। जब भी हम टेक्स्ट बुक को या और अन्य जो करिकुलम मटेरियल है उनको डिज़ाइन करते हैं, जो भी हम टीचिंग को प्लान करते हैं, जब भी हम इवैल्यूएशन पैटर्न को प्लान करते हैं, तब हमें बैकग्राउंड नीड्स, इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी या अदर जो जितना भी यहाँ लिखा हुआ है साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन, तब हमें लर्नर को, जो बच्चे हैं उनको सेंट्रल प्लेस देनी चाहिए, उनको ही कंसिडर करके हमें ये सब प्लान करना चाहिए। द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड कंटेक्स्ट ऑफ द लर्नर वुड बी टेकन एज इम्पोर्टेंट लर्निंग रिसोर्स। जो हमारी आसपास का जो हमारा समाज है ना, ठीक है, हमारा जो जहाँ हम रहते हैं, हमारा जो सराउंडिंग है, या जिस संदर्भ में बच्चा रहता है, जहाँ से भी आता है, ठीक, जिस भी कल्चर को फॉलो करता है, इसको हमें एक अधिगम संसाधन के रूप में लेना चाहिए। अपनी जो पढ़ाई है उनको बालक के डे टू डे लाइफ से कोरिलेट करा के पढ़ानी चाहिए, ना कि बच्चों के अंदर जो करिकुलम लोड है कि इतना सारा सिलेबस है ये तुम्हें करना है,
ये पेपर्स आ गए हैं, ये टेस्ट आ गई है, पढ़ो और इतने 90% लाओ, 95% लाओ, ये स्ट्रेस को कम वेटेज देनी है और बच्चे सीखे, उनका कंसेप्ट बने, ये चीज़ पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तीसरा जो कंटेक्स्ट है सोशल साइंस का, वो है बेटा कंटेक्स्ट ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट इन एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन में जो चेंज और डेवलपमेंट की जो कंटेक्स्ट है, ठीक है, बदलाव और विकास का जो ज़रूरत है, संदर्भ है एजुकेशन का, उसकी बात हो रही है। तो स्क्रीन पर देख सकते हो, रैपिड चेंज इन द डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ सोसाइटी लाइक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी। ठीक, जब डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट इन भागों में जब परिवर्तन आता है ना तेज़ी से, ठीक, आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से या तकनीकी रूप से, तो इससे शिक्षा में भी बदलाव देखने को मिलते हैं। अब आज के टाइम में, आज से अगर 20 साल पहले देखोगे तो कितना यूज़ होता था एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, जो आईसीटी आप कहते हो, जो अब आज के स्कूल में आप देखोगे तो स्मार्ट बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे। आज जो शिक्षा हो रही है ऑनलाइन हो रही है, तो 20 साल पहले कितना क्या था। तो यही चीज़ है कि कितने बदलाव आते हैं, कितनी तेज़ी से बदलाव आते हैं। जैसा हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती है, इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज होती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, तो उससे शिक्षा पर भी, शिक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ता है। एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ इज ऑल्सो इवॉल्विंग कॉन्टिन्यूसली, बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम जो संरचना के रूप में भी और कार्यात्मक रूप से भी बदलाव इसमें निरंतर देखने को मिलता रहता है। कॉन्टीन्यूस चेंज एंड डेवलपमेंट इन एजुकेशन आर विजिबल। ठीक, और अगर बात करूँ द प्रैक्टिस ऑफ न्यू आइडियोलॉजीज लाइक ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, और ये सब जो हमारी आइडियोलॉजीज़ है ना, ये शिक्षा में सुधार का रिफॉर्म्स सुझाती है हमें कि शिक्षा में परिवर्तन की या सुधार करने की आवश्यकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज़ की बात करूँ तो उसके अंदर जो यूनेस्को है आपकी, या यूनिसेफ है जिसको हम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कहते हैं, यूएनडीपी है, ये सब, ये जो संस्थाएं है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं है, ये एजुकेशन, पूरे जो वर्ल्ड के एजुकेशन सिस्टम है, इसको गाइड करती है, इसको सही रास्ता या सही दिशा प्रदान करने का काम करती है। इंडिपेंडेंस के बाद हमने देखा होगा कि एजुकेशन में कितने बदलाव आते गए, कितने हमारे कमीशंस आए हैं, कितनी हमारी पॉलिसीज़ आई है एजुकेशन के ऊपर। तो ये चीज़ें आप लोगों को भी पता है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। NPE 1968, 1986 कोठारी कमीशन आया था, जो एजुकेशन कमीशन लिखा हुआ है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स आते रहे, कुछ ना कुछ अलग अलग स्कीम्स आती रही, जिससे क्या हुआ एजुकेशन में नए नए बदलाव आए और समय के साथ विकास भी हुआ शिक्षा में। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कंसर्न्स ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस के कहाँ पर क्या कंसर्न करने चाहिए हमें, और कैसे हम पढ़ाए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें शामिल करनी चाहिए सोशल साइंस को पढ़ाते वक्त। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है बैलेंसिंग बिटवीन मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड लोकल नॉलेज। तो सबसे पहले तो जानने की ज़रूरत है बेटा कि मेन स्ट्रीम नॉलेज क्या होती है और आपकी जो लोकल नॉलेज है वो क्या होती है। ठीक है, तो मेन स्ट्रीम नॉलेज की अगर बात करूँ तो बेटा मेन स्ट्रीम नॉलेज है आपकी जिसका वाइड सर्कुलेशन है, जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, और एक बहुत ही बड़े ग्रुप के द्वारा जिसको अपनाया गया हुआ है, जिसको स्वीकार किया गया हुआ है। ठीक है, वो होती है आपकी मेन स्ट्रीम नॉलेज। और मेन स्ट्रीम नॉलेज एक सेंट्रल नॉलेज का पार्ट प्ले करती है, क्योंकि ये हर जगह फैली हुई है। और अगर बात करूँ लोकल नॉलेज की, जो लोकल नॉलेज है ये कम लोगों तक सीमित है। ठीक है, जो कम लोगों तक सीमित है, एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर होती है, और जो टाइम के साथ ग्रो करती है, जो टाइम के साथ जिसमें बदलाव आता है। तो हमें क्या करना है, आज का एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हमारा जो करिकुलम जो सेटअप होता है ना बेटा, वो ज़्यादातर मेन स्ट्रीम नॉलेज को ही सेंटर में रख के होता है, वो सिर्फ मेन स्ट्रीम नॉलेज ही उसमें डोमिनेट करती है। लेकिन NCF 2005 ने भी यही कहा कि बच्चों के समुदाय को, बच्चों के लोकल एनवायरनमेंट को, बच्चों का जो प्राइमरी कंटेक्स्ट है उसको जगह दो शिक्षा में, उसको हमें मुख्य प्लेस देनी होगी।
बच्चों के एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करना ज़रूरी है, ताकि बच्चे अपने जो पढ़ाई स्कूल में हो रही है उसको अपने आप से लिंक कर पाए, और बच्चों के जो लोकल या फिर उनके जो खुद के अनुभव है, उनकी समुदाय की नॉलेज है, उनकी जो भाषा है, उन सब को जगह मिलनी चाहिए स्कूल में। तो यही है फर्स्ट पॉइंट हमारा, कि बैलेंसिंग बिटवीन मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड लोकल नॉलेज। तो हम जब भी कोई भी हमारा अगर करिकुलम फ्रेमवर्क, कुछ भी करिकुलम हम बना रहे हैं, तो उसके अंदर बच्चे मेन स्ट्रीम नॉलेज भी होनी चाहिए और लोकल नॉलेज भी, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है शिफ्टिंग फ्रॉम सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच टू कंसेप्ट अटेनमेंट। सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच से कंटेनमेंट अटेनमेंट, कंसेप्ट अटेनमेंट की ओर फोकस करना है। मतलब कि पहले जो जोर था बेटा वो था कि सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज दे दो, बुकिश नॉलेज दे दो, ख़त्म। लेकिन अब जो जोर है वो क्या है, कि बच्चों के कंसेप्ट को डेवलप करो, बच्चों के कंसेप्ट को डेवलप करो। कंसेप्ट डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, रोट मेमोराइजेशन ना हो। बच्चों को लिंक कर करके पढ़ाया जाए। बच्चों को एक पैक्ड नॉलेज नहीं देनी हमें कि सिर्फ आप किताबी ज्ञान लीजिए। उनके हमें कंसेप्ट्स का निर्माण कराना है। उनकी जो थिंकिंग है वो फ्लेक्सिबल हो, वो क्रिएटिव हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, ये चीज़। इनके अलावा और कौन कौन से मुख्य जो हमारे आप कह सकते हो पॉइंट्स है वो भी देख लीजिए। तो पहला है कि लर्नर सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। दूसरा पॉइंट है कि स्कूल नॉलेज और जो नॉलेज कम्युनिटी में अवेलेबल है उनके बीच बीच में एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। ठीक है, जो स्कूल में हमें एजुकेशन मिलती है उसके बीच में, और जो कम्युनिटी की नॉलेज है, जो समुदाय में या जो सोसाइटी में नॉलेज मौजूद है, उनके बीच में एक लिंक हो। ये नहीं है कि सोसाइटी का कुछ भी या सराउंडिंग का कुछ भी एजुकेशन में हमारा डाला ही नहीं जा रहा, सिर्फ 4 बुक्स पढ़ा दी उससे नहीं। बियॉन्ड नॉलेज, बियॉन्ड बुकिश नॉलेज जाना ज़रूरी है। बच्चों का ज्ञान का निर्माण करना है, बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, यही तो गोल है एजुकेशन का, है ना। थर्ड पॉइंट है टेक्स्ट बुक शुड नॉट बी डायरेक्टिव और इंस्ट्रक्टिव इन नेचर। ये नहीं है कि बच्चों को सिर्फ ये आप ये कीजिए, आप ये 4 रिक्त स्थान भरिए, क्वेश्चन कीजिए, बल्कि सजेस्टिव होना चाहिए। इंस्ट्रक्टिव ना हो करके सजेस्टिव होना चाहिए। ठीक है, जो सजेशंस दे, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले कि भाई बच्चा खुद करके सीखे, अपने अनुभव से सीखे, खुद पार्टिसिपेट करे अपने लर्निंग में, खुद घूम फिर के अपने सराउंडिंग से सीखे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करे, उनका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, उनका ज्ञान का निर्माण हो, ना कि वो रटे ज़्यादा। ठीक। फिफ्थ पॉइंट देख सकते हो, सोशल साइंस शुड प्ले अ वाइटल रोल टू फैसिलिटेट वैल्यूज रिलेटिंग टू नॉर्मेटिव डायमेंशंस ऑफ सोसाइटी। बच्चों के अंदर ये सब जो कंसेप्ट है ना, इन सब की भी नॉलेज आए कि क्या इक्वलिटी होती है, मतलब ये वैल्यूज़ उनके अंदर, ये इन मूल्यों का विकास करना है, कंसेप्ट नहीं, इन मूल्यों का विकास बच्चों के अंदर हो। इक्वलिटी क्या है, जस्टिस क्या है, इगैलिटेरियन सोसाइटी कैसे बनेगी, इन सब का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंसेज एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पर हम जो सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वो क्यों पढ़ाते हैं, उसका क्या रीज़न है। पहला जो आप देख सकते हो कि बच्चों को हमें क्या बनाना है, इन्फॉर्म्ड एंड रेशनल सिटीजन्स बनाना है। ठीक है, बच्चों को हमें जागरूक सिटीजन्स बनाना है, बच्चे अपना दिमाग का यूज़ करें, रेशनल सिटीजन्स बनाना है, सही डिसीजंस ले सही टाइम पर, वो होते हैं रेशनल सिटीजन्स। ठीक है, वो होते हैं रेशनल सिटीजन्स जो सही टाइम पर सही डिसीजन ले। ठीक, हमें क्या क्या निर्माण करना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, गुड एंड एक्टिव सिटीजन्स हो। ठीक है, to understand the society in which they live and its social, economic, political, geographical features and many other features, understand the social, cultural, economic forces and dynamic that affect society from time to time, inquire, judge, criticize the social system for its reformation and change। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हो। इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है कि बच्चों के अंदर सोशल, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये वैल्यूज़ आए। बच्चे कल्चरल ट्रेडिशन और जो हमारा कल्चर हेरिटेज है उसका अप्रिशिएट करना सीख जाए। ठीक है, बच्चे जो है वो मल्टीपल कल्चर और ट्रेडिशन को जगह दे,
विच आर फाउंड एंड प्रैक्टिस्ड इन सोसाइटी, उनका रिस्पेक्ट करे, उनके बारे में सीखे, एक एक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेंबर बने सोसाइटी में। एक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेंबर का मतलब है कि आगे चल कर के क्या करे, जितने भी हमारे रूल्स हैं लॉज है उनको भी पालन करे, राइट टू वोट पार्टिसिपेट करे, सरकार को बनाने में भी वोट का अधिकार सबको है तो वोट डाले, ठीक है। जो हमारे कानून बनाए गए हैं देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनका पालन करे, और सोसाइटी में शांति और जो गुडनेस बनाए रखे, इस चीज़ के ऊपर काम करे। तो ये चीज़ें हैं कुछ, ठीक है। यहाँ फिर थोड़ा सा एनसीएफ के बारे में बताया हुआ है कि एनसीएफ ने ये कहा है, तो इसके अंदर भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स ही दिए हुए हैं, आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंसेस एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स। अब अलग अलग सोशल साइंस के जो है वो किस तरीके से डिफरेंट डिसिप्लिन से जुड़े हुए हैं, क्या उनके अंदर इंटर रिलेशनशिप है, उसकी बात करते हैं। नेचर ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंसेस, मतलब कि जो हिस्ट्री हो गई, आपका ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, उनके अंदर क्या क्या नेचर है उनका। तो ये मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो थोड़ी देर पहले जब हमने शुरू किया था कि बेटा जो सबसे पहले 5वीं तक ही स्कूल में एंटर करते हैं बच्चे, तीसरे क्लास से आप लोगों ने देखा होगा पर्यावरण अध्ययन की क्लास बुक शुरू हो जाती है, जिसके अंदर बच्चे क्लब करके इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, सोशल साइंस और जनरल साइंस और मैनी अदर सब्जेक्ट, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पार्ट बनाया हुआ है पर्यावरण अध्ययन की किताब का, ठीक है। वहाँ से शुरू हो जाती है और उसके बाद लेटर ऑन आपका यूनिवर्सिटी लेवल तक भी आप एसएसटी के डिफरेंट स्ट्रीम्स या डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है, अब यहाँ फिर आप अगर 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 क्लास में हमें जनरली 3 चीज़ें देखने को मिलती है। कौन कौन सी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। सिविक्स को हमने लिखा है एसपीएल। एसपीएल की फुल फॉर्म है बेटा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के अंदर आप लोगों की 3 चीज़ें आ जाती है, एक तो पॉलिटिकल साइंस, एक इकोनॉमिक्स और तीसरी है सोशियोलॉजी, ठीक है। फिर आ जाता है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज है आपके 9th और 10th। तो इसके अंदर हमें 4 चीज़ें देखने को मिल जाती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपकी जो सिविक्स तो होती है, साथ में इसमें इकोनॉमिक्स भी जुड़ जाता है, 4 डिसिप्लिन्स हो जाते हैं। और 11th-12th में आप लोग के पास चॉइस होती है और भी ज़्यादा जुड़ जाते हैं, इसके अंदर सोशियोलॉजी भी, साइकोलॉजी भी, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑफर होते हैं जो आप ऑप्शनल के रूप में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ले सकते हो या फिर एक मेन सब्जेक्ट के रूप में भी चुनते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री जो है, जो जितने भी डिफरेंट इवेंट्स हुए हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में टाइम टू टाइम, तो उसके बारे में होती है, ठीक है। टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एट दिस स्टेज मेनली एक्वेंट्स स्टूडेंट्स विद कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज वेल एज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन कंटेम्प्रेरी टाइम। जो मतलब हिस्ट्री जो है ना, सेकेंडरी लेवल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सबसे पहले तो ये जानिए किसकी बात हो रही है, सेकेंडरी स्टेज की बात हो रही है, 9th और 10th की, ठीक है। क्योंकि हम जो बीएड पढ़ते हैं बेटा वो 6ठी से लेकर 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज की बात हो रही है बेसिकली। तो हिस्ट्री में हमें क्या करना है, आपको पता है कि डिफरेंट इवेंट्स होते हैं टाइम टू टाइम, कब कौन सा युद्ध हुआ, कब कौन सा राजा आया, और इसमें हमें ना बच्चों को क्या अब प्रेजेंटली हमारा जो हिस्ट्री है उसके बारे में बच्चों को क्या इतिहास रहा देश का, उस चीज़ से तो अवगत कराना ही, साथ में दूसरे देशों का भी क्या इतिहास रहा उस चीज़ से भी हम बच्चों को अवगत कराते हैं। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी में हम डिफरेंट प्लेसेस के बारे में और एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, रिसोर्सेज के बारे में, टेम्परेचर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन के बारे में ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी के अंदर हम नेचुरल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों से ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इससे हम लर्नर को एक्वेंट कराते हैं कि इन सब चीज़ों से लर्नर को या चिल्ड्रन को, स्टूडेंट्स को हम परिचित कराते हैं। पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें तो भाई ये जो है डेमोक्रेसी, अथॉरिटी, गवर्नेंस, इन सब के साथ डील करती है, किसी भी सरकार की या किसी भी एक समाज में या देश में, ठीक है। कैसा संरचना है सरकार की, डेमोक्रेसी है या अथॉरिटेटिव है, कैसी गवर्नमेंट है, उस चीज़ के बारे में।
और इस स्टेज पर हमें क्या करना होता है कि बच्चे जो है, बच्चों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो, उनसे वे परिचित हो जाए, उनके अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके लिए उसमें जो डिफरेंट वैल्यूज़ है, ठीक है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की हो गई, इक्वालिटी की हो गई, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, सारी ये जो वैल्यूज़ है वो बच्चों के अंदर डेवलप हो। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो ये बेसिकली डील करती है प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेट्रा के साथ। और हमारा यहाँ पर मेन जो बच्चों को जो अवगत कराना है हमें सेकेंडरी स्टेज पे, वो डिफरेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, और कौन कौन सी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है जो हमारे कंट्री में परसिस्ट करती है, क्योंकि कुछ आर्थिक संस्थाएं ऐसी होती है जो ठीक तरीके से कार्य नहीं करती, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक्स कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग इकोनॉमिक्स एट दिस स्टेज। तो ये कुछ डिसिप्लिन की यहाँ बात की गई है। नेक्स्ट आगे मूव ऑन कर देते हैं, रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइंसेज विद अदर डिसिप्लिन। सोशल साइंस के जो रिलेशनशिप है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, दूसरे डिसिप्लिन के साथ किस तरीके से ये रिलेटेड है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर की अगर बात करें तो सोशल साइंस देखिए लोगों के साथ और उनकी सोशल एक्टिविटीज़ के साथ डील करती है, ठीक है। आपको भी पता चल चुका होगा, स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप है या ह्यूमन बिहेवियर है सोसाइटी में, उसके साथ डील करता है। अब लैंग्वेज और लिटरेचर से कैसे ये चीज़ सम्मिलित है या संबंधित है, ठीक है, कैसे संबंधित है। तो लैंग्वेज बेटा कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ मैन वीमेन थ्रू सिम्बल्स और साउंड। लैंग्वेज हम भाषा किसको कहते हैं कि जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को और जो हम अपने भावों को एक दूसरे तक भाषा और आवाज़ के साथ, कुछ सिंबल्स जो हमारे होते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं, ठीक है। तो उसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा सके। लिटरेचर जो है हमारी, हम जितना हमारी जो फीलिंग्स है, इमोशन है, इमेजिनेशन है, वो हम अपने भाषा के ज़रिए बता सके। तो ये जो स्किल है ना, ये अपने आप डेवलप नहीं होगी, बल्कि सोशल साइंस जो है ना, ये एक रिच कंटेंट प्रोवाइड करती है, एक हमारे अंदर स्किल और एबिलिटीज़ का विकास करती है, जो कि लैंग्वेज और लिटरेचर से रिलेटेड है। अब देखिए जैसे लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करो तो उसके अंदर हम राइटिंग एसेस, डिबेट, डिस्कशन, राइटिंग प्रोज, पोइट्री, पीसेस, ये जितने भी हमारे रचनात्मक कार्य हो गए या जितने भी हमारे जो कवि लिखते हैं, कविताएं हो गई, पाठ हो गए, तो वो कहीं ना सोशल साइंस के ऊपर भी रहती है। अब किसी भी चीज़ की बात करेगा वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, कहीं ना कहीं तो वो आ ही जाएगी, है ना। तो इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल प्रोडक्शन, कल्चरल प्रोटेक्शन, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पॉवर्टी, इन सब के ऊपर बेसिकली हमें लोगों की जो लैंग्वेज है, एसेज वगैरह, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। इस तरीके से साइंस के साथ भी डील करती है, ठीक, साइंस के साथ भी डील करती है। जैसे हम अब रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो ज्योग्राफी में भी होती है और साइंस में भी होती है, ठीक है। और सिस्टमेटिक वे में, सिस्टमेटिक प्लस ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ अ फिनोमेना और प्रॉब्लम साइंस बेसिकली होती है। अगर बात करें सोशल इश्यूज़ की, सोशल सोसाइटी ही नहीं हो गई तो साइंटिस्ट कैसे होंगे। सोसाइटी है, सामाजिक प्रॉब्लम है, तभी तो साइंटिस्ट है, तभी तो साइंस एग्जिस्ट करती है। तो इस वजह से साइंस और सोशल साइंस भी एक दूसरे से रिलेटेड है। मैथ्स की अगर बात करें तो भाई मैथ्स भी रिलेटेड है सोशल साइंस से। जैसे हम रेनफॉल की बात करते हैं, सॉरी, जैसे हम अब कोई भी जब हम एसएसटी में बजट की बात कर रहे हैं, प्राइस लिस्ट की बात कर रहे हैं, मनी एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं मैथ्स के फिगर्स की भी बात कर रहे हैं। मैथ्स भी उसके अंदर आ जाता है ना। और मैथ्स के अंदर अगर बात करें तो जब बच्चों को हम एवरेज पढ़ाए, जब बच्चों को परसेंटेज पढ़ाए, जब बच्चों को हम ये चीज़ें कराते हैं इस टाइप के, तो उसमें हम जो एग्जांपल लेते हैं टेम्परेचर का, रेनफॉल का, इसकी एवरेज निकाल के, इसकी परसेंटेज निकाल के, या टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाते हैं, जब हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऑल्टीट्यूड को हम बच्चों को एग्जांपल दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैथ्स और एसएसटी का भी घनिष्ठ संबंध है। आर्ट और एस्थेटिक का तो संबंध है ही। जैसे हम आप लोगों को मैंने अभी बताया कि हमारा इतना रिच और कल्चरल हेरिटेज है, हमारे जो पेंटिंग है, आर्किटेक्चर है, म्यूज़िक है, ये सब हमारे आर्ट और एस्थेटिक को तो दिखाता ही है। साथ ही हमारा जो कितना अच्छा हमारा कल्चर रहा है, हमारा क्या हिस्ट्री रही है, उस चीज़ को भी दर्शाता है। तो आर्ट और एस्थेटिक के बीच में भी घनिष्ठ संबंध है।
वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो ये वोकेशनल और प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल को बढ़ाने का कार्य करती है। स्कूल्स में जो सूपा आप कहते हो, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, क्राफ्ट एजुकेशन, वोकेशनल वर्क्स जो होते हैं, तो ये चीज़ें डिफरेंट प्रोडक्टिव सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कराई जाती है, गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, मशीन रिपेयरिंग, स्यूइंग, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं किससे कि सोशल साइंस भी यही काम करती है लोगों के अंदर प्रोडक्टिव स्किल्स और कॉम्पिटेंसेस डेवलप करने का, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिकली वाइबल बनने के लिए। तो ये चीज़ें और वर्क एक्सपीरियंस भी एक दूसरे से कोरिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ एजुकेशन की। एजुकेशन, इनकम, ये चीज़ तो फैक्टर्स है ही, साथ में हेल्थ भी उतना ही बड़ा जिम्मेदार या इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें या मानव विकास की ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो उसके अंदर हेल्थ एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो बहुत योगदान करता है। तो बैलेंस डाइट हो गई, सेफ्टी हो गई, फर्स्ट एड हो गया, हेल्दी एनवायरनमेंट हो गया, हेल्थ मिशन हो गया, ये सब भी सोशल साइंस करिकुलम से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो इस तरीके से ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये जुड़ी हुई है एक दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरफेस ऑफ सोशल साइंसेज विद सोसाइटी। तो ये वाला जो चीज़ हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखी और इसी तरह जुड़े रहिएगा, पार्ट 2 देखिएगा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।